पूरे देश में कुछ जिलों में, कुछ राज्यों में उपचुनाव हो रहे हैं। गुजरात चुनाव के भी तारीखों का ऐलान आज हो ही गया। लेकिन आज की जो हमारी रिपोर्ट है वो बहुत विशेष है, खास करके राजनीतिक पिच को लेकर के। हमारी रिपोर्ट के बीच में तीन नेताओं की जो बाइट है उसे आप जरूर सुनिएगा। राहुल गांधी की बाइट होगी, अरविंद केजरीवाल की होगी और तेजस्वी यादव की। ऐसा नहीं है, हमें नहीं लगता कि हमें नौकरी मिलेगी। आज हिंदुस्तान में 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। तो पहले से कोई चीजें तय नहीं थी, लेकिन बिहार के नौजवानों के प्रति हमारी जवाबदेही है तो उनके दुख दर्द को हम लोग दूर करें। और बेरोजगारी हटाने की तो हमारी लड़ाई रही है, सदन से सड़क तक हम लोग लड़े और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरीके से बिहार में ऐसा कर दिखाएंगे हम लोग मिलकर के कि शायद ही किसी राज्य सरकार ने इतनी बड़ी संख्या में नौकरियां लोगों को देने અને આટલો પ્રેમ કરવા બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર। હું આપને વચન આપું છું કે તમારો ભાઈ બનીને તમારા પરિવારની જવાબદારી સંભાળીશ, તમને મોંઘવારીમાંથી મુક્તિ અપાવીશ, તમારી વીજળી ફ્રી કરી દઈશ, આપના બાળકો માટે શાનદાર સ્કૂલ બનાવડાવીશ, આપના પરિવારની સારવાર માટે શાનદાर हॉस्पिटल बनावडाविश। तो नमस्कार, मैं हूं शंकर विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं विजडम न्यूज। अपनी पिच पर बैटिंग करना ज्यादा आसान होता है, क्योंकि एक खिलाड़ी उस पिच के मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ होता है, उसकी प्रकृति को बेहतर समझता है। साथ ही साथ उसे यह पता होता है कि उस पिच पर बॉलर क्या कर सकता है, अपने बॉल को कैसे घुमा सकता है, ताकि वह बढ़िया से उस बॉल को समझ के अपनी बैटिंग कर सके। अब शायद आप सोच रहे होंगे कि हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम बात कर रहे हैं राजनीतिक पिच की। देखिए, हर नेता का एक क्षेत्र होता है, हर नेता का एक ऑरा होता है, जिसके बलबूते वह चुनाव प्रचार में जनता को अपनी बातों से प्रभावित करता है। सब नेताओं की अलग अलग शैली होती है। आज निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक पिच, या यूं कहे कि राजनीतिक पिच तैयार हो चुकी है। उस पिच पर वह 2014 से लगातार बैटिंग कर रहे हैं। किसी भी विपक्षी पार्टी के नेता ने उनकी पिच पर जाकर बैटिंग करने की कोशिश की है तो उसे मात खानी पड़ी है। हालांकि 2014 लोकसभा चुनाव के बाद हुए उत्तर प्रदेश और बिहार विधानसभा चुनाव में विपक्षी पार्टियों ने नरेंद्र मोदी की उसी पिच पर जाकर बैटिंग और बॉलिंग करने की कोशिश की थी। अब नतीजा क्या रहा, सबने देखा है, सबको पता है। नतीजा यह रहा कि उन्हें मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि वह उस पिच पर जाकर बैटिंग कर रहे थे जो उनकी पिच थी ही नहीं। लेकिन इस बार विपक्षी पार्टियों ने यह तय कर लिया है कि उन्हें हर हाल में अपनी पिच पर ही बैटिंग करनी है या बॉलिंग करनी है। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में इसका उदाहरण देखने को मिला था कि कैसे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी की पिच को छेड़ने की कोशिश भी नहीं की थी। वह सिर्फ दिल्ली वासियों की बात उठाते रहे, उनकी बात करते रहे। अपने द्वारा तैयार की गई पिच पर वह दिल्ली वासियों की बात करते रहे, स्कूलों की बात करते रहे, अस्पतालों की बात करते रहे, मुफ्त शिक्षा देने की बात करते रहे। यही नहीं साहब, मोहल्ला क्लिनिक की बात करते रहे।
लेकिन भूल कर भी उन्होंने नरेंद्र मोदी को छेड़ने की कोशिश नहीं की थी। अब नतीजा क्या रहा? नतीजा यह रहा कि जो लोग नरेंद्र मोदी को चाहते थे उन्हें उतना बुरा नहीं लगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने अरविंद केजरीवाल को भले ही कुछ भी बोल दिया हो, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोला था। लिहाजा नरेंद्र मोदी के प्रशंसक इस इंतजार में बैठे रहे कि अरविंद केजरीवाल एक बार नरेंद्र मोदी को छेड़े ताकि वह उनका जवाब दे सके। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने बड़ी ही चतुराई से अपनी पिच पर बैटिंग की और जीतने में कामयाब हो गए। आज बिहार में कमोबेश वैसा ही हो रहा है। जब से महागठबंधन की सरकार बनी है तब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव दोनों ही अपनी अपनी पिच तैयार करने में लगे हुए हैं। नीतीश कुमार गाहे बगाहे विपक्षी एकता को मजबूत करने की बात करते रहते हैं, उसमें वो सफल होते हुए भी दिख रहे हैं। जबकि तेजस्वी यादव जब से उप मुख्यमंत्री बने हैं, साथ ही साथ उनके पास स्वास्थ्य महकमे की जिम्मेदारी आई है, तब से वह सिर्फ और सिर्फ अपने मंत्रालय से संबंधित समस्याओं को ही देख रहे हैं, उन्हीं की बात कर रहे हैं। उसमें कैसे सुधार हो इसका जिक्र कर रहे हैं, बिहार की जनता को बता रहे हैं। साथ ही साथ बिहार में रोजगार कैसे सृजित किया जाए उसकी बात कर रहे हैं। बिहार को कैसे विकसित राज्य बनाना है उसकी बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ उनके जो भाई हैं तेज प्रताप यादव, वह भी पीछे नहीं है। उनके पास वन और पर्यावरण मंत्रालय की जिम्मेदारी है। लिहाजा वह पूरे बिहार में घूम घूम कर लोगों को बता रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं कि पर्यावरण को कैसे संरक्षित किया जाए। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड के बड़े नेताओं को खास हिदायत दी गई है कि वह भूल कर भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ ना बोलें। यहां बता दें कि पिछले कई वर्षों से किसी राज्य में कोई भी चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मोदी के नाम पर वोट मांगती है। निश्चित तौर पर पूरे देश में मोदी एक ब्रांड बन चुके हैं जिसे मिटाना अभी इतना आसान नहीं है। अब उनका वह ब्रांड कैसे बना है इसके बारे में उनकी पार्टी के लोग या मोदी खुद जानते होंगे, बेहतर जानते होंगे। लेकिन विपक्षी पार्टियां इस बात को आज समझ गई हैं। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमो मायावती हालांकि अभी तक बहुत एग्रेसिव नहीं हुए हैं, जबकि वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी अभी शांत हैं। कमोबेश सभी नेता इसी कोशिश में लगे हैं कि किस तरीके से भाजपा को अपनी पीठ पर लाकर खड़ा कर दिया जाए और इस पर लड़ा जाए। अभी ताजा मामला गुजरात विधानसभा का है। अरविंद केजरीवाल न तो मोदी की बात कर रहे हैं और न ही अमित शाह की। वह बात किसकी कर रहे हैं? वह सिर्फ बात कर रहे हैं गुजरात की जनता की। वहां फ्री में कैसे बिजली देंगे, गुजरात में शिक्षा में सुधार कैसे करेंगे, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बढ़ाएंगे। यानी अरविंद केजरीवाल दिल्ली ही जैसी पिच तैयार करने की कोशिश गुजरात में भी कर रहे हैं। उधर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। उन्हें जनता का भरपूर समर्थन भी मिल रहा है। राहुल गांधी इस समय कमोबेश तपस्वी के रूप में दिखने लगे हैं। दाढ़ी बढ़ी हुई है, सादगी और शालीनता उनके चेहरे पे साफ झलक रही है। कहते हैं ना कि खास करके हिंदू में कि
कोई तपस्या करता है तो उसे कुछ न कुछ अच्छा जरूर मिलता है। बहरहाल जब से उनकी यात्रा शुरू हुई है तब से उन्होंने भी अभी तक मोदी के बारे में कोई ऐसा शब्द नहीं बोला है जिससे कि भाजपाई उन पर हमला बोल सके। वह भी सिर्फ जनता से बात कर रहे हैं, देश की समस्याओं से जनता को रूबरू करा रहे हैं। वह बता रहे हैं कि महंगाई कितनी बढ़ गई है। वह लोगों से मिल गए, यह भी बता रहे हैं कि जाति और धर्म के नाम पर लोगों को कैसे लड़ाया जा रहा है। वह बेरोजगारी के लिए बात कर रहे हैं, बेरोजगारों की बात कर रहे हैं। वह लोगों को बता रहे हैं कि सरकार के पास बेरोजगारों के लिए कोई योजना नहीं है। वह जनता को यह भी बता रहे हैं कि एक असमानता का माहौल पैदा हो गया है। यानी विपक्ष ने जो तरीका अपनाया है, या यूं कहिए कि उन्होंने जो अपनी नई पिच तैयार करने की कोशिश की है, फिलहाल उसमें उन्हें सफलता मिलती दिख रही है। हां, भाजपा खेमे में बौखलाहट जरूर है, क्योंकि जब भी कोई नेता मोदी के खिलाफ बोलता है तो उसकी काट में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि दर्जन नेताओं की टीम खड़ी हो जाती है और बोलने लगती है। लेकिन अब उनको ऐसा मौका नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि विपक्ष उन्हें मौका दे ही नहीं रहा है। विपक्ष जिसकी बात कर रहा है, खास करके इसमें विपक्ष बात कर रहा है महंगाई की, बेरोजगारी की, असमानता की, जाति धर्म के नाम पर लड़ने जैसे मुद्दों की बात कर रहा है। ऐसे में भाजपा के प्रवक्ता या नेता क्या जवाब देंगे वो समझ नहीं पा रहे हैं। लिहाजा आने वाले जो भी चुनाव हैं उसमें अब भाजपा को टक्कर निश्चित मिलेगी। विधानसभा चुनाव में तो संभव है कि भाजपा कुछ बढ़िया प्रदर्शन करने में कामयाब हो जाए, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव की पिच निश्चित रूप से अलग होगी। अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को विपक्षी पार्टियों की पिच पर बढ़िया बैटिंग करने की चुनौती होगी, और उस समय सही मायनों में पता चलेगा कि किसने कैसी राजनीतिक पिचें तैयार की हैं और कौन कितना अच्छा बल्लेबाज है। नमस्कार।